तो वेलकम बैक दोस्तों, आ गए हैं हम एक नए वीडियो के साथ। और आज हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने पिछला वीडियो छोड़ा था। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आपका अगर कॉलेज कैंपस नहीं हुआ है, ठीक है, और आपको जॉब सर्च करना है, आप जॉब सर्च करने के लिए बाहर आना चाहते हो, ठीक है, तो आप बेंगलोर आइए, ठीक है। ये मेरा एक पर्सनल प्रेफरेंस है और मैं पर्सनल सजेशन आपको दूंगा कि आप बेंगलोर आइए। तो यहाँ पे मैं बेंगलोर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और जहाँ बाकी सिटीज़ में मुंबई हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, वो भी अच्छे हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अच्छे नहीं हैं, बट बेंगलोर में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, ठीक है। तो अगर आपने मन बना लिया है कि भाई मेरे को निकलना है बाहर, जॉब सर्च करना है, तो बेंगलोर आइए, ठीक है। मैं आपको एरिया बताऊंगा, आपको कहाँ पर रहना है जहाँ से आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि फिर आप मेरी स्टोरी पे आ जाते हैं, हम उससे ही आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपने भैया के यहाँ रहने लगा। तो अब हुआ क्या कि मुझे एक्चुअली थोड़ा मतलब कंफर्टेबल फील कर रहा था मैं कि यार अब खाए पिए सो लिए, सब खाना वाना टाइम पे मिल रहा है, बिल्कुल एसी लगा हुआ है, टीवी है, टीवी देख ली, तो मतलब वो मेहनत नहीं कर पा रहा था मैं, मतलब। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने भी भैया से बात करी कि भैया देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल हो गया हूँ मैं, मतलब वो मेरे को एक्सपोजर भी नहीं मिल पा रहा है कि यार मेरे को अपने जैसे लोग मिले हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि भैया मैं चाहता हूँ कि मैं जो जॉब सीकर्स हैं उस एरिया में जाके शिफ्ट हो जाऊँ और वहाँ पे रहूँ, जिससे मेरे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने, पता चलता रहे जॉब का। तो फाइनली मैं भैया के घर से आ जाता हूँ और मैं अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता हूँ तो ये दोस्त का नाम दोस्त रहता है, मैं नाम नहीं बताऊँगा, पर उसको फ़ोन लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को भाई आना है, बता कुछ जगह, कहाँ पे आऊँ मैं, कैसा क्या है, तू कहाँ पे रह रहा है। तो वो बताता है, और ये जगह जिसका नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, ठीक है। ये जगह का नाम है रूपेना अग्रहारा। आपको सुनने में और प्रोनाउंस करने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये वो जगह है जिसका क्रेडिट मैं दूंगा मेरी प्रोफेशनल लाइफ आगे बढ़ाने में, मेरे को सक्सेस दिलाने में। और इस जगह को मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी सक्सेस में। तो इससे रिलेटेड मतलब अनगिनत कहानियाँ हैं मेरे पास और एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने यहाँ पे रहा, मैं 4 से 5 साल, और कैसे मैं आगे बढ़ा मैं अपने वीडियोस में शेयर करूँगा डेफिनेटली। पर अभी हम पॉइंट पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने इससे बोला कि यार मेरे को आ रहा हूँ, मैं कल आ जाऊँगा, तू मेरे को मिल जाना। तो उसने मेरे को रूट बताया, ठीक है। तो बेंगलोर में एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है ट्रैफिक की, और दूसरा डिस्टेंस की। तो जो एमपी वाले बंदे होंगे उनको मैं बता देता हूँ कि भाई अगर तुम होशंगाबाद से इटारसी जा रहे हो या फिर हरदा से टिमरनी जा रहे हो, तो तुम 10-12 किलोमीटर, 25 किलोमीटर में अपने सिटीज़ चेंज हो जाते हैं, मतलब टाउन चेंज हो जाते हैं। तो बेंगलोर में ऐसा होता है कि बेंगलोर में बस जगह चेंज होती है, ठीक है। बेंगलोर काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप सपोज़ करिए, आप अगर हैब्बाल करके एक जगह है यहाँ पे, अगर आप वहाँ रहते हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाना है, ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट 30 से 35 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। ये वन साइड का डिस्टेंस 30-35 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये तो चीज़ है भाई, ये मतलब ये थोड़ा मतलब एक ड्रॉबैक है। और दूसरा चीज़ है ट्रैफिक। तो एक ट्रैफिक वाला इंसिडेंट भी मैं आपको समझाऊंगा कि मतलब कैसे मेरा एक इंटरव्यू ट्रैफिक में फंसने के कारण छूट गया था। तो वो मैं आपको बताऊंगा अगले आने वाले वीडियो में। पर हाँ, अभी हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं जो कि मेरी खुद की कहानी है। तो फिर मैं जाता हूँ अगले दिन। तो अगले दिन मैं एक बस में बैठता हूँ और पहुँच जाता हूँ, मतलब जिस जगह पे मैं पहुँचता हूँ उसका नाम रहता है सिल्क बोर्ड। तो अगर आप बेंगलोर के हैं और सिल्क बोर्ड जानते हैं तो एक लाइक और कमेंट करिए कि हाँ भाई, सिल्क बोर्ड से किस किस की यादें जुड़ी हुई हैं। मेरी तो काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। तो कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे कि सिल्क बोर्ड क्या है, कैसे है, क्यों इतना फेमस है सिल्क बोर्ड। तो मैं आ जाता हूँ, तो मुझे बोलता है कि तेरे को आगे चल के आना पड़ेगा, मतलब सिल्क बोर्ड जंक्शन पे एक बार आप उतरे तो
एक जगह है रूपेन अग्रहारा करके, तो तू वहाँ पे आ जा, वहाँ पे एक विशाल मेगा मार्ट है, उसके सामने मैं मिल जाता हूँ तेरे को, ठीक है। तो मैं पहुँच गया। अब पहुँचने के बाद मैंने एक जगह पे मतलब उसके रूम पे सामान रख दिया और फिर देखना चालू करा, मतलब पीजीज़ देखे मैंने और काफ़ी मतलब हॉस्टल वगैरह देखे कि कहाँ रुका जाए, क्योंकि यार उस समय ऑब्वियसली पैसे वैसे उतने होते नहीं हैं। और मतलब मैं आपको 2013 की बात बता रहा हूँ, तो उस समय तो और मैं कोई इतनी रईस फैमिली से नहीं हूँ कि यार सब कुछ करा कराया मिल गया, और तो सब मतलब क्रंच था, पैसों का भी क्रंच था, और कैसे रहना था कम से कम में, कैसे जॉब भी सर्च करना है, सर्वाइव भी करना है। तो मैं जाता हूँ भाई एक पीजी देखने जिसका नाम है इन्फी तो शायद उसको अब न्यू इन्फी बोलते हैं। और ऐसी 2-4 पीजी और देखता हूँ। SLV करके होता है एक तुलसी राम करके होता है, तो एम आर ए पीजी होता है। तो सब जगह मैं घूमता हूँ, देखता हूँ, रेट्स पता करता हूँ, ये वो करके। तो फाइनली क्या होता है कि मैं आखिरी में जाता हूँ तुलसी राम पीजी, ठीक है। तो तुलसी राम पीजी में क्या होता है कि एक रूम होता है बड़ा सा, मतलब बहुत काफ़ी बड़ा रूम होता है। उनके एक्चुअल में छोटे छोटे रूम थे हॉस्टल टाइप के, पर एक बड़ा रूम होता है जिसमें मतलब काफ़ी बड़ा रूम होता है वो देखा जाए तो मैं उसके ओनर से बोलता हूँ कि यार ये रूम बंद क्यों है। वो एक्चुअली रूम बंद होता है, तो ओनर बोलता है कि यार ये रूम कोई लेता नहीं है, मतलब बंद ही रहता है। लोगों को नॉर्मली क्या छोटे रूम पसंद है, अपनी पढ़ाई लिखाई करे, सो गए, खा लिए। तो मैं ओनर से बोलता हूँ कि आप मेरे को तो ये रूम चाहिए, आप इसको साफ़ कराइए जो भी है, मैं इसमें रहना चालू करूँगा। तो भाई ये रूम ये रूम आगे चल के बनता है प्लेसमेंट रूम। और मतलब इस रूम की एक अपनी अलग ही इसके लिए, मतलब अगर मैं इस पर बोलना चालू करूँ तो 6-7 एपिसोड मेरे को बनाना होंगे इस रूम पे। इस रूम में जो लोग आए, जो मुझसे मिले, जो मेरी दोस्त बने, जो इंटरव्यूज़ मैंने इस रूम में दिए, और मतलब इस रूम से मैं मान सकता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम, मतलब शुरू के 4-5 साल इस रूम से रिलेटेड रहा हूँ। मतलब मैं इस रूम में कभी मेरा आना जाना होता रहा है कि हाँ भाई मेरे दोस्त रह रहे हैं, कि कुछ पता करना है, कुछ ओपनिंग्स के बारे में पता करना है, जॉब के बारे में पता करना है। तो ये सीरीज़ भी मैं आगे लाऊंगा जो इस पर्टिकुलरली इस रूम के बारे में होगी, और क्यों इसका नाम प्लेसमेंट रूम पड़ा। तो काफ़ी फेमस हो गया था, मतलब उस टाइम पे मेरे को पता है कि हम ऐसी मजाक में बोल दिया करते थे कि भाई अगर कोई बंदा एक रात भी इस रूम में रुक जाता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेरे पास बोलने को इतना कुछ है और इतनी सारी यादें हैं, कहानियाँ हैं कि मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से कहाँ मुड़ जाता हूँ। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो क्या हुआ बेसिकली कि मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया ई-लिटमस और एमकेट पे, ठीक है। तो ई-लिटमस के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होता है कैट के लेवल का। पर एमकेट मैं बोलूँगा कि ओके है, मतलब अगर ई-लिटमस यहाँ है तो एमकेट ये है, ठीक है। पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी एमकेट में, ऐसा नहीं है कि एमकेट से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो एमकेट से आपको एक्सेंचर का कॉल आ सकता है, CTS का आ सकता है, IBM का आ सकता है, और भी बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मैं उनसे बोलूँगा कि आप जाइए एमकेट और ई-लिटमस की वेबसाइट पे जाइए, देखिए, समझिए कौन कौन सी कंपनी इनसे टाई अप है, ये है वो है, और ये एग्ज़ाम क्रैक कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो बेसिकली आपको 3 चीज़ों पर तैयारी करना होगी। 3 पार्टीशन करिए आपकी तैयारी के। एक होता है एप्टीट्यूड, दूसरा होता है रीजनिंग, तीसरा होता है इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश का ऐसा है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं तो आपको उतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पैराग्राफ्स अच्छे से पढ़ना है। पैराग्राफ्स में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह का कुछ कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं उसको, तो कॉम्प्रीहेंशन आता है, ठीक है। इंग्लिश के बारे में पहले बताता हूँ मैं, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन आता है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन में 4 से 5 सवाल होंगे, आपको उसके जवाब देना होंगे कि हाँ भैया कॉम्प्रीहेंशन में इस सवाल का ये पैराग्राफ के हिसाब से ये इसके आंसर है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, ग्रामर करेक्शन के सेंटेंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं, ठीक। और उसके बाद
उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे नॉर्मल वाले वो क्वेश्चंस नहीं होंगे कि आपने बोला आई वांट टू गो देयर और इस टाइप के नहीं होंगे, मतलब बच्चों वाले नहीं होंगे। थोड़ी अच्छी वोकैबुलरी होगी उन क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अब सबसे पहले आते हैं हम ये इंग्लिश वाले पार्ट पे कि इसकी तैयारी कैसे करी है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपने इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ाई करी, तो आपको मतलब आपका 75% काम हो चुका है, ठीक है। आपको 25% ही मेहनत करना है। बट अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या आपको उतनी अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, तो हाँ, आपको मेहनत करना पड़ेगी इसमें। तो इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो आप चीज़ें पढ़ना चालू करिए, ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर है, अगर आपको मूवीज़ देखने का शौक़ है, ठीक है, तो मूवीज़ देखिए, ठीक है, पर बिना सबटाइटल के। आपको सुन के वो वर्ड्स को समझना है, ठीक है। और अपना एक एम बनाइए कि समझ लीजिए आप मनी हाइस्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो मनी हाइस्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता चलेगा। यार उनने बोल दिया कि यार कुछ तो भी वर्ड बोल दिया, मेरे को नहीं पता इसका मीनिंग क्या है। तो आपका टास्क रहेगा कि आपने अगर 1 घंटे मनी हाइस्ट देखा है, तो आपको कुछ 10 या 5 वर्ड ऐसे हैं जो आपको उससे निकालना है, उनके मीनिंग्स ढूंढना है और आपकी एक अलग ही आपकी एक डिक्शनरी आपकी बना लेना। मतलब आपका ये डेटा रहेगा कि हाँ, आज मैंने ये वर्ड्स ढूंढे हैं, ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। और आपको क्या करना है कि इन वर्ड्स को देखना है, मतलब कि इनका मीनिंग क्या होता है, और इनको अपने रोज़मर्रा की जो हम बात करते हैं, ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे वर्ड्स एक बार में यूज़ कर लो और आप इतने प्रो हो, ठीक है। बट आपको ये रिवाइज़ करते रहना, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। ये तो इंग्लिश राइटिंग की बात हो रही, ठीक है। अब जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, तो आपको बोलना है, आपको इंग्लिश में बात करनी है, आपको हिंदी में थोड़ा इंटरव्यू दोगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ काम आएंगी, ठीक। तो अब आ गए हम लोग इस पे। तो भाई जो बंदे इंग्लिश मीडियम के 75% उनका काम हो चुका है, अब तुमको क्या करना है, तुमको बैठ के ऑनलाइन, ठीक है, एमकेट के जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं निकाल